आप सभी का स्वागत है जीके बकेट स्टडी ट्यूब पर। बिहार स्पेशल करंट अफेयर में आज हम फरवरी महीने से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। इसके अलावा आप चाहें तो हमारी 17वीं बीपीएससी लोक सेवा आयोग की जो सिविल सेवा परीक्षा है उसको देखते हुए प्री और मेंस का टेलीग्राम ग्रुप भी चल रहा है, तो आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं और एक बेहतर तैयारी कर अपना रिजल्ट सुनिश्चित कर सकते हैं। सैंपल के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फरवरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न लेते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितने रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया? तो अभी जो बजट प्रस्तुत हुआ है वह 2,78,425 करोड़ रुपए का था। और इसके अलावा आपको यह ध्यान रखना है कि यह जो बजट प्रस्तुत हुआ है यह बिहार के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। और यदि पिछले बजट की बात करें जो 2023-24 में प्रस्तुत हुआ था तो वह 2,61,885 करोड़ रुपए का बजट था। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखें। अगला प्रश्न है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत की तर्ज पर बिहार सरकार द्वारा शुरू की जा रही स्वास्थ्य बीमा योजना द्वारा बिहार के कितने परिवारों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा? तो बिहार के 58 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि यह योजना जो बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है, इस योजना का वहन बिहार सरकार अपने संसाधन से करेगी और 5 लाख तक का जो स्वास्थ्य बीमा है वह कवर देगी। इसके अलावा आप यह भी ध्यान रखें कि बिहार में आयुष्मान भारत योजना से करीब 58 लाख परिवार वंचित रह गए थे और इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि जो वंचित परिवार हैं उनको मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के तहत सुविधा दी जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है। वर्ष 2024-25 के लिए लाए गए बिहार बजट में बच्चों के लिए कितनी राशि बाल कल्याण के मद में खर्च किए जाने की घोषणा की गई? यह राशि है 55,000 करोड़ रुपए। तो बाल कल्याण के मद में यह राशि खर्च होगी। इसके अलावा आपको याद रखना है कि वर्ष 2013-14 से बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट की शुरुआत हुई है बिहार में और इसमें जो खर्च की जाती है वह 18 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनके शैक्षणिक, स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधित जो मद होते हैं उनमें खर्च की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है। वर्ष 2024-25 के लिए लाए गए बिहार बजट में महिलाओं के लिए कुल बजट का कितना भाग केवल महिलाओं पर खर्च किए जाने की घोषणा की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 14% केवल महिलाओं से संबंधित जो मुद्दे हैं उन पे खर्च किया जाएगा बजट घोषणा के अनुसार। इसके अलावा आपको याद रखना है कि वर्ष 2024-25 के जो बजट घोषणा हुई उसके अनुसार 39,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा महिलाओं के समग्र विकास पर खर्च किया जाएगा और यह जो जेंडर बजट की अवधारणा है वह बिहार में काफ़ी पहले से है, यानी कि सबसे पहले 2008-9 में बिहार में जेंडर बजट लाया गया था। तो जेंडर बजट को यदि समझे तो ऐसा बजट जिसमें महिलाओं से संबंधित मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए उनके लिए विशेष आवंटन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है। हाल ही में बिहार के किस व्यक्तित्व को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा गोल्डन वीज़ा दिया गया है? तो बिहार के हैं सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार। तो शैक्षणिक क्षेत्र में जो इनका योगदान है उसको ध्यान में रखते हुए संयुक्त अरब अमीरात द्वारा गोल्डन वीज़ा दिया गया है। और गोल्डन वीज़ा के बारे में बात करें तो विज्ञान, ज्ञान, संस्कृति और कला के क्षेत्र में दिए जाने वाला यह गोल्डन वीज़ा केवल सरकार के अधिकारियों द्वारा नामित व्यक्तियों को ही दिया जाता है और जो वीज़ा धारक होते हैं जिनको यह गोल्डन वीज़ा मिलता है वह लंबे समय तक 10 वर्ष तक यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं, रह सकते हैं या अध्ययन करने की उनको छूट मिलती है। आनंद कुमार के पूर्व यदि बात करें तो शाहरुख खान, संजय दत्त, बोनी कपूर, रणवीर कपूर, कमल हसन को यह वीज़ा मिल चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है।
फरवरी 2024 में बिहार के किस स्थान पर बने अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन एवं जल मार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया? तो यह स्थान है सारण जिले में, सोनपुर के कल्लू घाट पर। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, 13.17 एकड़ में विस्तारित इस बंदरगाह से न केवल बिहार में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुगमता आएगी, बल्कि इससे रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। तो इस कारण से यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार बिहार में अवैध रेत खनन से बिहार सरकार को कितने रुपए के राजस्व की नुकसान की संभावना बताई गई? तो यहाँ पर प्रवर्तन निदेशालय ने संभावना जताई है कि बिहार में जो अवैध खनन होता है उससे 400 करोड़ रुपए बिहार सरकार के राजस्व की हानि हुई है। और इस अवैध खनन को केंद्रित करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि बिहार में अवैध खनन में बड़े बड़े सिंडिकेट शामिल हैं, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, बल्कि राज्य के राजस्व को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन जांच के पहले मामले में जहां जनता दल यू के राधाचरण शाह को गिरफ्तार किया, वहीं दूसरा मामला एक कंपनी आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध दायर किया। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, बाढ़ से बचाव के लिए हर आयु वर्ग के लोगों को तैराकी सिखाने के लिए किस विभाग द्वारा बिहार के सभी प्रखंडों में स्विमिंग पूल बनाए जाने की योजना है? तो यह विभाग है आपदा प्रबंधन विभाग। तो आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा यह कदम क्यों उठाया जा रहा है? वह इसलिए कि बाढ़ में कई बार ऐसा देखा गया है कि बचाव और राहत कार्य अच्छे से हो सके, तो इसके लिए नागरिकों को अच्छे से तैराकी जैसी जो विशेष कौशल है वह भी आना चाहिए। तो आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ के कारण होने वाली जो डूब से मौत होती है उसको रोकने के लिए ऐसी योजना बनाई है। और पहले चरण में गंगा के किनारे जो बसे प्रखंड हैं उनमें इस प्रकार की स्विमिंग पूल बनाई जाएगी। उसके बाद बाढ़ से जो प्रभावित प्रखंड है वहाँ पर निर्माण कार्य होगा। इससे एक लाभ यह भी होगा कि तैराकी सुविधा जब राज्य में बढ़ेगी तो निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें बिहार का प्रदर्शन भी अच्छा होगा और उसमें सुधार होगा। अगला प्रश्न है, कुछ समय से ट्रैफिक के संबंध में चर्चा रहने वाले 3E का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर 3E आप देख सकते हैं, इसका तात्पर्य है पहला E ट्रैफिक इंजीनियरिंग, दूसरा ट्रैफिक एजुकेशन और तीसरा इन्फोर्समेंट। तो इस 3E का मतलब आपको याद रखना है, एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हालिया लिए गए निर्णय के तहत बिहार के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के छात्रों को बिहार इंटर्नशिप नीति के तहत कितने रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी? तो यह छात्रवृत्ति रहेगी 10,000 रुपए की। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में नई सरकार के गठन के बाद बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये हैं भाजपा के नंद किशोर यादव, जिनको बिहार विधानसभा का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है, लुप्त प्राय प्रजाति को बचाने के लिए किए जा रहे प्रयास के तहत बिहार में किन जीवों के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो आपको याद रखना है घड़ियाल और कछुआ। तो ये दो प्रजाति हैं जीवों की जिनको की संरक्षण करने का और इसके लिए इनके प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य स्थित लॉस एंजल्स चिड़ियाघर की मदद से बिहार सरकार घड़ियाल और कछुआ संरक्षण के लिए प्रजनन केंद्र स्थापित करने को लेकर सहमति दी है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि चंबल नदी के बाद गंडक नदी देश में घड़ियालों के लिए दूसरा सफल प्रजनन स्थल है और इसी को देखते हुए बेतिया में गंडक नदी में घड़ियाल और कछुओं के लिए राज्य का पहला इंक्यूबेशन सेंटर सह नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न बहुत आपको ध्यान से याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लिए गए नीतीश डिवाइस का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर आपदा प्रबंधन जो विभाग है उसके द्वारा नीतीश डिवाइस लाया गया है और इसका
पूर्ण रूप आपको याद रखना है, नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। और इस उपकरण के बारे में बात करें तो किसान एवं आम जनता को बाढ़, हीट वेव्स, शीतलहर, वज्रपात आदि जैसी जो आपदाएं हैं उससे संबंधित अलर्ट उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है। और यह लॉकेट के आकार की डिवाइस है। और इस लॉकेट की यदि कार्यप्रणाली की बात करें तो यह शरीर की ऊष्मा से चार्ज होता है, जो 3 तरह से अलर्ट जारी करता है। सबसे पहले यह ध्वनि यानी कि साउंड भेजता है संदेश के रूप में। उसके बाद इसका रंग हरे से लाल हो जाता है और अंत में यह डिवाइस तब तक गर्म होता रहेगा जब तक उपयोगकर्ता द्वारा इसे ऑफ नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से यह डिवाइस जो व्यक्ति है उन तक अपनी सूचना पहुंचाने का, उन तक अपनी चेतावनी पहुंचाने का कार्य करता है। लेते हैं अगला प्रश्न। तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ खेलो इंडिया गेम में बिहार कितने पदक जीतकर 21वें स्थान पर रहा? तो बिहार ने टोटल 5 पदक इस खेल में जीता है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम आपको याद रखना है। और प्रतियोगिता के बारे में बात करें तो बिहार के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। बिहार के शुभम कुमार ने आर्चरी में तथा दुर्गा सिंह ने 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। और इस प्रतियोगिता में पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा 158 पदक के साथ, जबकि तमिलनाडु दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा। और आपको बिहार का स्थान भी यहाँ पर याद रखना है। बिहार 5 पदक जीतकर 21वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट लेते हैं। रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन की बाध्यता के अनुसार बिहार सरकार की कुल बिजली खपत का कितना प्रतिशत अक्षय ऊर्जा होना आवश्यक है? तो इम्पॉर्टेंट है, 17% आपको ध्यान रखना है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट यह है कि नियमानुसार कुल बिजली खपत का 17% अक्षय ऊर्जा का होना आवश्यक है। और राज्य सरकार को रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन की बाध्यता है, ऐसी बाध्यता है बिहार सरकार को। और ऐसा नहीं करने पर बिहार सरकार को इस मद में करोड़ों रुपया हर्जाना के तौर पर विनियामक आयोग को भुगतान करना पड़ता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में गैर परंपरागत ऊर्जा में सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक काम करने के निर्णय के तहत हाल ही में किन 2 नहरों का चयन सोलर पावर प्लांट के लिए किया गया है? तो 2 नहर आपको याद रखना है। पहला है पटना जिले में बिक्रम के समीप सोन नहर और दूसरा है नवादा के फुलवरिया जलाशय। हालिया निर्णय के अनुसार बिहार में नहरों के किनारे सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए 500 किलोमीटर नहरों का उपयोग किए जाने की योजना है। और इसी प्रकार से सोन, कोसी, गंडक, बागमती सहित अन्य नदियों के जो नहर हैं उन पर भी 250 मेगावाट सोलर बिजली का उत्पादन होगा। तो ये सभी फैक्ट आप ध्यान रख सकते हैं। प्री के साथ साथ मेंस में भी ये सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गायों की संख्या में बिहार किस स्थान पर है? तो बिहार गायों की संख्या में 4थे स्थान पर है। आपको फैक्ट भी याद रखना है। संपूर्ण भारत में 19.25 करोड़ गाय है, जिसमें 1.54 करोड़ गाय के साथ बिहार देश में 4थे स्थान पर है। और इसी क्रम में आपको प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता भी याद रखनी है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 400 ग्राम है, जबकि भारत में यह 444 ग्राम प्रति व्यक्ति है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, मुंबई में हुए 30वीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिहार की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है? इनका नाम है मारिया अभिनव भारती। और इनके बारे में आपको याद रखना है कि मारिया अभिनव भारती बिहार अग्निसेवा में कार्यरत है और यह पदक जीतकर इन्होंने बिहार का नाम रोशन किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हालिया लिए गए निर्णय के अनुसार बिहार के कितने शहरों में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए ट्रैफिक ऑडिट कराया जाएगा? तो 5 शहर हैं, पटना, गया, भागलपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर। यहाँ पर यातायात ऑडिट कराया जाएगा। और इस प्रकार इस यातायात ऑडिट व्यवस्था के बाद ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बन जाएगा। तो
तो यह फैक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यह दर्जा पाने वाला बिहार भारत का पहला राज्य हो जाएगा जहां पर यातायात व्यवस्था की वैज्ञानिक ऑडिट कराई जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। पद्मश्री से सम्मानित मैथिली और हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यकार जिनका हाल ही में निधन हो गया, फरवरी 2024 में पटना में निधन हो गया, कौन है? उषा किरण खान। आपको नाम याद रखना है, उषा किरण खान। तो पद्मश्री से सम्मानित हैं। ये मैथिली के साथ साथ हिंदी की भी प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का दूसरा एम्स सोभन में बनाया जा रहा है, तो यह स्थान किस जिले में स्थित है? जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार का पहला एम्स पटना में है और दूसरा दरभंगा में सोभन में बनाया जा रहा है। तो यह एम्स प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत दरभंगा में बनाया जा रहा है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न लेते हैं। बिहार स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन में 26 लाख मीटर के साथ भारत में शीर्ष पर है, जो संपूर्ण देश में लगे स्मार्ट मीटर के कितने प्रतिशत भाग को शामिल करता है? तो संपूर्ण देश में देखा जाए तो जितने भी स्मार्ट मीटर लगे हैं उनका 26% बिहार में है। तो इसके साथ बिहार भारत में शीर्ष स्थान पर है। तो बिहार में विद्युत क्षेत्र में किए जा रहे प्रयोग के तहत इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आधार पर लगाए गए बिजली के स्मार्ट मीटर की सफलता के बाद 25 देश बिहार की तर्ज पर स्मार्ट मीटर लगाएंगे। तो यह काफ़ी सक्सेस रहा है बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो। मुंबई में आयोजित आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट में बिहार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बिहार को बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन सम्मान से सम्मानित किया गया है और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को यह सम्मान राजस्थान की उप मुख्यमंत्री सह पर्यटन मंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने प्रदान किया। और यह पुरस्कार बिहार को किस लिए मिला? तो आपको याद रखना है, पर्यटक स्थल को बेहतर बनाने और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। तो हाल के वर्षों में देखें तो बिहार सरकार पर्यटन स्थलों को बेहतर बनाने की दिशा में काफ़ी काम कर रही है। नेक्स्ट है, बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार में कितने पर्यटन स्थलों को केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत विकसित किया जाएगा? तो 4 स्थल आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यटन विभाग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पर्यटकों का सबसे पसंदीदा स्थल कौन सा है? तो पर्यटन विभाग की जो हालिया रिपोर्ट आई है उसके अनुसार राजगीर बिहार में पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा स्थल है। और राजगीर के बाद यदि बात करें तो पटना, बोधगया, वैशाली प्रमुख पर्यटक स्थल में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 120 फीट ऊंचे बापू टावर का उद्घाटन बिहार में कहाँ पर हुआ है? तो बिहार में बापू टावर बनाया जा रहा है और आप सभी को पता है यह पटना में बनाया जा रहा है। 120 फीट ऊंचा है और 6 मंजिला बापू टावर का निर्माण किया जा रहा है और यह गर्दनीबाग में किया जा रहा है। बापू टावर में यदि आप देखेंगे तो गोलाकार भवन है और इसकी बाहरी दीवार में तांबे की परत लगाई गई है। तो इसे आपको याद रखना है, एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो तांबे की जो परत लगाई गई है वह ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की प्रतिक्रिया से इंद्रधनुषी रंगों में बदल जाता है, जिससे इस भवन की खूबसूरती भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बिहार में कितने पर्यटक स्थल का चयन किया गया है? तो टोटल 4 पर्यटक स्थल है। इनमें आपको याद रखना है गया, नालंदा, भागलपुर का विक्रमशिला और सीतामढ़ी स्थित पुनौरा धाम। तो ये 4 स्थल आपको याद रखना है। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि स्वदेश दर्शन के तहत 57 पर्यटक स्थलों का चयन किया गया है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा विकसित की जाएगी। और गया एवं नालंदा बौद्ध और हेरिटेज सर्किट में, जबकि भागलपुर का विक्रमशिला का जो चयन हुआ है वह चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट स्कीम के तहत कल्चर एंड हेरिटेज श्रेणी में हुआ है। तो इसकी जो कैटेगरी है वह भी आपको याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या के आधार पर बिहार संपूर्ण देश में किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। तो देखा जाए तो बिहार में जो पर्यटन की संख्या है, पर्यटन के क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं उसके स्थान पर, उसके अनुसार जो संख्या है वह बिहार में तीसरे स्थान पर है।
तो पहले स्थान पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। तो इन दोनों राज्यों के बाद बिहार तीसरे स्थान पर है, जहां टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या 3.96 लाख से ज़्यादा है। तो केंद्र सरकार का जो ई श्रम पोर्टल है वहाँ पर जो निबंधन हुआ है उससे यह जानकारी मिली है। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि बिहार में पर्यटन में महिलाओं की भूमिका भी बढ़ी है, जहाँ टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में 69% यानी कि लगभग 2.74 लाख महिलाएं ट्रेवल गाइड, वेटर, किचन हेल्पर, केयर टेकर, रूम अटेंडेंट के रूप में काम कर रही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्री और मेंस दोनों के लिए, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा नदियों पर पनबिजली घर बनाने के निर्णय के तहत किन नदियों का हाल ही में सर्वेक्षण कराया गया है। तो गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा आदि जो नदियां हैं उनका सर्वेक्षण कराया गया है और पूरी लिस्ट आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक बार मैं बता देता हूँ, पश्चिमी चंपारण में जो गंडक नदी है उस पर पनबिजली घर का नाम, जो परियोजना का नाम है वह आपको याद रखना है, बेतिया और बगहा जल विद्युत परियोजना। पूर्वी चंपारण में देखें तो सिकरना नदी पर रघुनाथपुर जल विद्युत परियोजना, जबकि बूढ़ी गंडक पर बड़ा गोविंदपुर लघु जल विद्युत परियोजना। तो बिहार में अभी लघु जल विद्युत परियोजनाएं बहुत सारी हैं, नदियां हैं, तो इस कारण से यहाँ पर बनाई जा रही हैं। पूर्णिया में महानंदा नदी पर है सोनापुर लघु जल विद्युत परियोजना और किशनगंज में है महानंदा पर ही दालखोला लघु जल विद्युत परियोजना। अररिया में भी आपको याद रखना है परमान नदी पर बसंतपुर लघु जल विद्युत परियोजना और मेची नदी पर रूपाधार लघु जल विद्युत परियोजना। तो ये आपको याद रखना है, ये इसमें से कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यह याद रखना है कि वर्तमान में सोन नहर, पूर्वी गंडक नहर व कोसी पूर्वी नहर पर 13 पनबिजली परियोजनाएं संचालित है, जिसकी उत्पादन क्षमता 54.30 मेगावाट है। इसके अलावा औरंगाबाद के तेजपुरा और रोहतास के अमेठी जल विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है, जिससे शीघ्र ही आने वाले समय में उत्पादन आरंभ हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इन सभी फैक्ट को यदि आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी जाकर पढ़ सकते हैं www.gkbucket.com पर, और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो लिंक नीचे रहेगा, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के ग्रामीण इलाकों के छात्रों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के उद्देश्य से जीविका की पहल पर किस ऐप के माध्यम से बच्चों को डिजिटल शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। इस ऐप का नाम है टर्न द बस। तो अमेरिकी संस्थान है, उसकी मदद से तैयार किया गया है टर्न द बस, और इसमें बिहार बोर्ड के 10वीं से 12वीं के पाठ्यक्रम को तैयार किया गया है। इस ऐप में पाठ्यक्रम के साथ साथ अभ्यास सत्र, प्रश्नोत्तरी, एनसीईआरटी की शिक्षण सामग्री भी उपलब्ध है। तो जो बड़े बड़े जो संस्थान है एडुटेक हैं, जैसे कि बैजू है और वेदांता है, तो इनका जो सिस्टम है उसी प्रकार से इसे बनाया गया है, तैयार किया गया है। तो जीविका द्वारा बिहार में ऐसे बच्चों की पहचान की गई जो स्कूल में नामांकित है लेकिन आर्थिक तंगी या किसी अन्य मजबूरी से कोचिंग या ट्यूशन नहीं कर पा रहे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जीविका ने ऐसे बच्चों की पहचान की और बिहार के 1 लाख से अधिक बच्चों को इस ऐप से जोड़ा है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट में घोषित पीएम सूर्य घर योजना के जरिए लाभार्थियों को कितने यूनिट तक की बिजली फ्री दी जाएगी। तो 300 यूनिट आपको याद रखना है। इस योजना के माध्यम से छतों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाकर देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के तहत बिहार में पहली दीदी की लाइब्रेरी सह सामुदायिक पुस्तकालय का उद्घाटन फरवरी 2023 में कहाँ किया गया। तो यह है मधेपुरा जिला में सिंहेश्वर प्रखंड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस प्रकार की जो पहल है वह बिहार में जो महिलाएं शिक्षा प्राप्त करती है, जो कंपटीशन की तैयारी करती हैं, उनके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हो रही है। तो बिहार के सभी प्रखंड में यह लगाने का, यह पुस्तकालय, जीविका पुस्तकालय खोलने की जो कवायद है उसके तहत बिहार में फरवरी 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सिंहेश्वर प्रखंड में पहली दीदी की लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। पुस्तकालय में किताबों के अलावा कैरियर का मार्गदर्शन भी मिलेगा और इसके लिए सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र कार्यक्रम भी आरंभ किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है ये सभी
आने वाले एग्जाम को देख के। बिहार में हाल ही में किस स्थान पर निकेल, क्रोमियम एवं पीजीई जैसे खनिजों के मिलने की संभावना जताई गई है? तो आपको याद रखना है गंजाना, औरंगाबाद। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि इन खनिजों का उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जा सकता है, जैसे कि लोहा के साथ मिलाकर इसे मजबूत और बेहतरीन बनाने में, मतलब मिश्र धातु एलॉय पदार्थ बनाने में, और पीजीई का उपयोग एलईडी पैनल तैयार करने में। जबकि पीजीई से प्लेटिनम को अलग कर ज्वेलरी बनाने में भी उपयोग किया जा सकता है। तो बिहार में इस तरह के क्वेश्चन पूछता है कि इस धातु के साथ हम क्या बना सकते हैं या किसे मिलाकर, तो आपको ये सभी फैक्ट याद रखना है। इसी प्रकार के प्रश्न बिहार में कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिहार के रोहतास स्थित पिपराडीह, भुरुआ और चुटिया नौहट्टा खनिज ब्लॉक से किस महत्वपूर्ण खनिज के पाए जाने की संभावना जताई गई है? तो ग्लूकोनाइट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ग्लूकोनाइट से मुख्य रूप से पोटास निकलता है, जिसका उपयोग रासायनिक खाद बनाने में होता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें। नेक्स्ट है, बिजली बचाने और विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से आरंभ सूर्योदय मुफ्त बिजली योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाने में किसकी मदद ली जा रही है? तो डाककर्मी के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है, लोगों को जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, और इस योजना के बारे में, लागत में, इसके लाभ के बारे में, इसको लगाने के लिए, इसका प्रयोग करने के लिए जो जानकारी है वह उपलब्ध कराई जा रही है। तो इस योजना के तहत 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। यह बिजली पावर ग्रिड की बिजली से सस्ती होगी और इससे लोगों के ऊपर बिजली का भार भी कम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में फसलों की बीमारी एवं पानी की आवश्यकता को जानने के लिए इफ्को किसान द्वारा कौन सा ऐप विकसित किया गया है? इस ऐप का नाम है कृषि देव ऐप। संचार तकनीक और इंटरनेट ऑफ थिंग्स से तैयार इस ऐप की सहायता से किसान मिट्टी की नमी, बीमारी, कीट और मौसम संबंधी जानकारी अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं। और इसका ट्रायल गया में किया जा रहा है, और इसके लिए वहाँ पर जो जरूरी सेटअप है, जो यंत्र है, वह लगाया गया है, और जल्द ही इसे बिहार के अन्य सभी जिलों में उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विकसित बिहार बनाने की दिशा में बिहार सरकार का मौसम संबंधी कौन सा मॉडल है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जाने की योजना चल रही है? तो बिहार के बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं, योजनाएं हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जा रहा है। तो यह मॉडल है मौसम पूर्वानुमान मॉडल। इसके अलावा आपको कुछ मॉडल याद रखने हैं जिसको कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया है। तो इस मॉडल की सबसे पहले बात करें, मौसम पूर्वानुमान मॉडल की, तो यह मौसम की सटीक जानकारी 5 दिन पहले, याद रखना है 5 दिन पहले, किसानों और आम लोगों को दी जा रही है इस मॉडल में। और इस मॉडल से पूर्व में बिहार के 5 मॉडल को देश अपना चुका है, और इसका विवरण आप देख सकते हैं। पहला है घर घर बिजली, हर घर बिजली। दूसरा स्मार्ट मीटर योजना। तीसरा जीविका। चौथा हर घर नल का जल। और पांचवा किसानों के घर तक बीज पहुंचाना। तो सरकार की जो ये मॉडल हैं, इनको संपूर्ण देश में अपनाया जा रहा है, और छठा हो जाएगा मौसम पूर्वानुमान मॉडल। नेक्स्ट प्रश्न है, इसी के साथ हमारा प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हमने बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आने वाले दिनों में मार्च से संबंधित प्रश्नों को लेकर हम फिर से आएंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि 70वीं बीपीएससी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बार हमारे वेबसाइट पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर आएँ, और यहाँ आकर हम किस प्रकार से तैयारी करते हैं, करवाते हैं, उसे आप आकलन कर सकते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमारे ग्रुप में जुड़ने के लिए फ़ी केवल 2100 रुपये है। 2100 रुपये आप हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लगता हो, लेकिन 2100 रुपये देखकर आप डरे मत। पहले वेबसाइट पर आए, हमारे चैनल पे आए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आए, सभी चीज़ों को देखें, समझे, आकलन करें, फिर आपको पता चलेगा कि यह जो फीस रखी गई है वह कितनी सही है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आएंगे। थैंक यू वेरी मच।